सभी को मेरा नमस्कार। हमारी वोकल फॉर लोकल की सीरीज में हमने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया है। आज हमारे साथ हैं रतन शारदा जी। नमस्कार। जाने माने टीवी पैनलिस्ट हैं, आप इनको टीवी पर अक्सर देख सकते हैं। इनकी चर्चित किताबें हैं, ऑथर हैं, एक जाने जाने माने बुद्धिजीवी हैं। इनके साथ आज मैं बात करूंगा। रतन जी, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी एक पुराने विषय को एक अच्छा नया टर्म देते हैं और फिर वो जनमानस का टॉपिक बन जाता है। कोरोना के बीच में उन्होंने जब देखा कि हमारा वैश्विक लिंक कट रहे हैं, तो कैसे उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात करी। उसमें उन्होंने टॉयज मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो पीपी किट है, मास्क है, वो सब की बात करी। आत्मनिर्भर भारत का भी एक टर्म दिया। जो हमारी कुछ दिनों से फोन पे चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगा आपने एक विषय को उठाया, एमएसएमई। एमएसएमई पूरी लोकल फॉर वोकल की जो कहानी है या आत्मनिर्भर भारत की कहानी, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार बड़ी बड़ी स्टोरी में ये मिस हो जाता है। तो मैं उसी पे आज आपसे 7-8 प्रश्न पूछूंगा, और क्योंकि आप इस विषय के ज्ञाता हैं, तो पहला तो मुझे आप थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, एमएसएमई क्या है और इस पूरे आत्मनिर्भर भारत की स्टोरी में आपके हिसाब से एमएसएमई जो छोटी लघु इंडस्ट्रीज को बोला जाता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये दर्शकों को, व्यूअर्स को बताइए। धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए और मुझे आर्थिक विषय पे लाने के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं हिंदू मुस्लिम के अलावा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में है। तो मुख्य बात ये है कि आज हम जिस क्षेत्र की बात करते हैं उसको कई बार इनकम टैक्स वाले हाउस होल्ड में गिन लेते हैं। यानी उसके अंदर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी कंसर्न, घर के अंदर जो घर वाले चलाते हैं या जिसके अंदर 2 4 5 लोग काम करते हैं, उससे लेकर 100 200 लोग काम करते हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर आज के ज़माने जो सरकार ने कहा है उसको लेकर गई है 10 करोड़ तक, इसको एमएसएमई में गिनते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री। इसके अंदर जो बहुत बड़ा रोल हमारे देश का शुरू से रहा है विकेंद्रित भारत की अर्थव्यवस्था में, उसके अंदर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ने बहुत रोल प्ले किया है। यहाँ तक कि हमारी रिफाइनरीज भी मोबाइल होती थी, हमारे सारे कंस्ट्रक्शन भी मोबाइल होते थे। तो हर गांव का अपना एक इकोनॉमी थी, अपने हर गांव की अपनी की विकेंद्रित अर्थव्यवस्था थी। उससे चढ़ते चढ़ते जब हमको सोशलिज्म की ओर ले जाया गया और बताया गया कि बड़े उद्योग भारत के मंदिर हैं और उसके कारण छोटे उद्योगों को दबाया गया, तो उसके कारण जिसको सो कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं, वो वास्तव में नेहरू रेट ऑफ ग्रोथ था, जो सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था। जैसे ही 1991 में 1991 में ये कुछ कंट्रोल हटा, तो भारत की जो मुख्य चिति, जिसको दीनदयाल उपाध्याय चिति कहते हैं, वो चिति जो थी, जो भारत के एक औद्योगिक विचार की, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में नौकरी नहीं करना चाहता, आपको ध्यान होगा, हर व्यक्ति कहता कुछ ना कुछ काम कर लो, वो हमारी विशेषता है। तो होता क्या है, जब पॉलिसीज बनती हैं, लोकल फॉर वोकल भी जब होता है, तो वास्तव में लोकल फॉर वोकल में स्पष्टीकरण मोदी जी को इसलिए देना पड़ा कि जो बाहर की भी कंपनियां, बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वो भी लोकल बनाती हैं, तो उसका उपयोग भी भारत में, इसलिए लोकल फॉर वोकल के कारण उसका आयाम बढ़ गया। लेकिन होता क्या है, जब पॉलिसीज बनती है, जब हम टीवी देखते हैं, जब हम बजट के बाद के भाषण सुनते हैं, तो हमको लगता है सब कुछ जो है, टाई सूट वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाने वाले लोग, ये भारत को चला रहे हैं, भारत की नीति निर्धारित करते हैं। लेकिन भारत को चला रहे हैं क्या, इसके बारे में थोड़ी स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये सो कॉल्ड बड़े उद्योग और सो कॉल्ड एमएसएमई या छोटे उद्योग, जो बेचारों को जगह मिलती नहीं कहीं पब्लिक स्पेस के अंदर, मिलना चाहते हैं मिनिस्टरों को, जल्दी उनको मीटिंग मिलती नहीं, उनकी बात सुनी नहीं जाती, पिटीशन ले लिए जाते हैं, ऐसा एक वातावरण रहता है लोगों के मन में। धोती कुर्ते वाले लोग, छोटे मोटे काम करने वाले लोग, लेकिन इनका कितना बड़ा योगदान है। फॉर एग्जाम्पल, भारत की राष्ट्रीय आमदनी में सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो हर बजट के बाद में बड़े बड़े भाषण देते हैं टीवी पर आके, उनका योगदान 15% है और एमएसएमई का योगदान 45% है। ये एक आंकड़ा। और आंकड़े बताऊं तो जो उत्पादन है उसमें माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री जो है रजिस्टर्ड, ये 34% है, और जो रजिस्टर्ड उद्योग है 66% है। ये इसको आप देखेंगे तो ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में। और इसके अंदर जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें सरकारी योगदान है 20%, और बड़े जो उद्योग हैं उनका योगदान है 23%, और कृषि का 17%, अन्य सेवा यानी सर्विस इंडस्ट्री इसका है 40%। तो अगर आप देखेंगे सेवा क्षेत्र के अंदर, जितनी सेवा क्षेत्र है, जिसके अंदर आईटी आ गया, निर्माण आ गया, व्यापार होटल आ गए, आपके गेस्ट हाउस आ गए, गोडाउन आ गए, आपके ट्रांसपोर्ट आ गए, इसमें 62% जो भाग है, कुल मिला के 65% तो इसके अंदर एमएसएमई का योगदान है, जो इस समय सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारे
उद्योगों का, हमारे एक जीडीपी का, उसमें 62% जो योगदान है वो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी क्लास के लोगों का है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपोर्ट के अंदर 48% है, लगभग आधा जो एक्सपोर्ट है वो यही एमएसएमई इंडस्ट्री करती है। तो और ये तो बात होगी कि कितना बड़ा योगदान है। अभी किसका योगदान नहीं है, ये बड़ा मजेदार बात है। एफडीआई के ऊपर बहुत नारे लगते हैं, एफडीआई की आवश्यकता है, बड़ा एफडीआई आ रहा है। तो एफडीआई जो है ये हमारे मार्च 2020 के अंदर जीडीपी का कुल 2.1% था, 2%। और इन्वेस्टमेंट के अंदर केवल 8% इन्वेस्टमेंट के अंदर एफडीआई का रोल आज भी है। इतने साल लगातार उसके लिए क्या क्या नहीं कर डाला, क्या पापड़ नहीं बेले, तो भी हमारी ये जो तरक्की है उसमें केवल 8% इन्वेस्टमेंट ये एफडीआई का है। यानी हमारा देश हमारे पैसों से, हमारी सेविंग से चल रहा है, ये मानने में हर्ज नहीं है। सेविंग्स की बात करें तो भारत के अंदर 31% सेविंग है, जिसमें से माइक्रो एमएसएमई और घरेलू जिसको हम कहते हैं सेविंग 22% है, और हमारे सो कॉल्ड बड़े उद्योग हैं उनका 7% है, सरकार का 1.3% है। यानी सेविंग के अंदर भी सबसे ज्यादा सेविंग जो करते हैं, जो देश चलाते हैं, वो हमारे एमएसएमई और छोटे उद्योग हैं, जिसका केवल अगर 40% हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो 32% हम ही लोग देते हैं, केवल 8% बाहर से आता है। इस प्रकार लगातार हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो होता है 72% एमएसएमई करते हैं। अभी हम देखें कि हम सोचते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आता है, तो जो बचत करते हैं हमारे लोग, उसमें से बैंकों के पास 60% जाता है, एलआईसी में 20% जाता है, प्रोविडेंट फंड में 14%, और शेयर मार्केट, ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट जिसके ऊपर सारे टीवी बोलते रहते हैं सेंसेक्स गिरा, सेंसेक्स उठ गया, बवाल हो गया, देश तरक्की कर रहा नहीं कर रहा, डूब गया, कहाँ गया, उसमें केवल 1% पैसा ठीक है। जो आप कह रहे हैं, ये आपने अच्छी बात कही कि जो न्यूज में जो लाइमलाइट लेता है और जो ठोस काम है उसमें जमीन आसमान। और कुल मिला के स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाने वाले लोग 2% है भारत की आबादी, 2 करोड़ लोग। और तो अगर ये सब देखेंगे, हर 10 मिनट में एक एडवर्टाइजमेंट आता है म्यूचुअल फंड का टीवी में। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वही चला रहे हैं देश। बिल्कुल। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर लोकल फॉर वोकल होना है तो यह जो एमएसएमई इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, आज भी योगदान है, और आगे यही बढ़ाएगा तो बढ़ेगा। कि हमारी जो जीनियस है, आपने मास्क की बात की, आपने पीपी की बात की, मोदी जी ने कहा सबसे पहले कौन लाया, यही एमएसएमई, कॉटेज इंडस्ट्री वाले, घरों में बैठ के बनाने वाले, जो पीपी के कोट 800 में बिकते थे उन्होंने 200 रुपए मिला के बेचे। तो कंपटीशन का सार एमएसएमई के पास में, तुरंत अपने आप को चेंज करने का सार एमएसएमई के हाथ में। काम कुछ और कर रहे थे, गारमेंट की जगह वो मास्क बनाने लग गए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, वो केवल छोटा उद्योग दे सकता, बड़ा नहीं दे सकता। आई थिंक रजत जी, मुझे तो बड़ा आनंद आया किस तरह से आपने एमएसएमई को डिफाइन भी करा, और जो नंबरों से आपने बताया कि कहीं 40%, कहीं 60%, कहीं 80%, और उनकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो 1% है, जैसे शेयर मार्केट, जो 8% है जैसे इन्वेस्टमेंट या एफडीआई जो 2% है, वो ऐसा लगता है कि वही देश चला रहा है। तो पहले तो आंकड़ों से ही सीधे सीधे हमें पता लगता है कितना कितना इंपॉर्टेंट है एमएसएमई। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा। ऐसा लगता है कि एमएसएमई क्या भारत में ही है या विश्व भर के जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, आंकड़ों में नहीं लेकिन मोटा मोटा आप एक बताना चाहेंगे कि हम सुनते हैं अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, इनमें भी छोटे उद्योग है या ये भारत के लिए कुछ यूनिक है एमएसएमई? मैं ऐसा कहूंगा कि ये जो सभ्यता है, सिविलाइजेशनल एक हमारा अप्रोच है, वो चाहे वो भारत है, साउथ ईस्ट एशिया है, यानी बांग्लादेश लेंगे तो वहां भी, अगर आप बैंकॉक थाईलैंड जाएंगे वहां भी, जो क्षेत्र कभी भारत की सभ्यता से प्रभावित थे, वहां पर आप देखेंगे तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री मिलेगी, जो कि कंपटीशन करके सस्ते में गारमेंट बनाती है, वो रातों रात डिजाइन चेंज कर देती है, रातों रात उद्योग चेंज कर देती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है। यूएसए के अंदर जो आउटपुट है 75% कॉर्पोरेट चलाते हैं, और केवल 13% या 12% छोटे उद्योग है। तो और चाइना का तो सारा मैन्युफैक्चरिंग जो हब बना है, उसका केवल सबसे बड़ा जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसको कहते हैं, कि आपको छोटे ऑर्डर मिलते ही नहीं। आपको अगर 1 लाख चश्मा चाहिए कोई नहीं देगा, 10 लाख चश्मा चाहिए तो आपको 1 महीने में दे देंगे। तो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ जो है, वो लाभ कहें या उसको एक कमजोरी भी कहें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो अगर आप देखेंगे पुराना टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे, वहां पर एक अगर 16 मशीन चलाने के लिए 2 कारीगर थे, आज 100 मशीन चलाने के लिए 4 कारीगर है।
यानी कैपिटल के सामने एम्प्लॉयमेंट कम है, इसके कारण एमएसएमई हमारे देश में लघु उद्योग इसलिए आवश्यक है क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में अधिक रोजगार देने वाले केवल यही उद्योग हैं। जितने बड़े उद्योग होंगे वहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे बाहर के देशों में जाइए तो बड़े बड़े प्लांट लगे हैं जिसके अंदर 4 लोग स्केट के ऊपर घूम रहे हैं और सारा प्लांट चला रहे हैं। ये ऑटोमेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जैसे देशों के लिए कितना उपयोगी है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग होना चाहिए अपने आप में मुद्दा है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये जो बड़े उद्योग हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट हमेशा कम होती है। नहीं, ये आपने अच्छी बात बताई कि साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह से, और ये एक बात ये भी दिखाता है किस तरह से एज ए सोसाइटी हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड हैं स्टार्टिंग से। किसी एक बड़ी व्यवस्था, किसी माई बाप कल्चर में नहीं कि वही बनाएगा और मैं कंज्यूम करूंगा। हर गांव, जैसे आपने कहा, एक गांव, एक टेम्पल, वो भी इकोनॉमी का सेंटर थे, और बल्कि एक समय तो टेम्पल भी बैंक का काम करा करते थे। तो ये आपने ठीक बताया। अच्छा, एक बात बताइए कि एमएसएमई अपने आप में एक ठोस यूनिट है या उसे हर समय किसी सपोर्ट की जरूरत चाहिए? ऐसा क्यों आता है कि एमएसएमई को हर समय सपोर्ट की जरूरत चाहिए? क्या ऐसा है कि एक बैंक उसको ट्रीट नहीं करता ठीक से, एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी उसको ट्रीट नहीं करती ठीक से? हर समय हम एमएसएमई के लिए सपोर्ट की बात क्यों करते हैं? ऐसा सुनने में नैरेटिव क्यों आता है? अभी दूसरा भाग है, पहले मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा योगदान है। दूसरा बात, जितना भी हम शोर मचाते हैं उसके सामने एमएसएमई को देते कुछ नहीं है, यानी कंपैरेटिवली कुछ नहीं देते। आपको एक मैं मजेदार बात बताऊं कि जो बैंकों के लोन है, मैंने आपको बताया इनकम में कितना उनका हाथ है। आपने करीब कहीं 60, कहीं 70, बड़ा नंबर बताया। सब जगह 50 से ऊपर थे आपके नंबर। हाँ, तो इसमें भी बैंक को कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देते हैं 43% लोन और लघु उद्योग को देते हैं 20% लोन। वो भी इतने पुश के बाद, जब इतनी स्कीम, सब मुद्रा क्या उसमें और एक दुख की बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर को जो या एमएसएमई को लोन मिल रहा है वो 17.3% से घट के 13% रह गया 2010 से 2019 में। और ये डिलॉइट की फिगर है, मेरी फिगर नहीं है। मैं सारे आंकड़े जो दे रहा कहीं ना कहीं अच्छी जगह से उठा के दे रहा हूँ। और इसमें मजेदार बात है, रोना धोना होने के बाद भी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, माइक्रो इंडस्ट्री, छोटी जो घरेलू, 9% एनपीए है, एसएमई का 10% है, मिडिल साइज इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का 18% है। यानी कुल मिला के एमएसएमई का एवरेज 12% और कॉर्पोरेट का 15 से 20%। हम कहते हैं कि मदद करते हैं, बार बार एमएसए मदद क्यों मांगता है? एमएसए मदद नहीं मांगता है। एमएसए का बराबर का भी अगर हक देंगे तो बहुत आराम से एमएसए अपना काम कर सकता है। आपको इसमें एक और उदाहरण देता हूँ कि जैसे अब हमारी सरकार ने लेबर कोड बनाया है नया, इसका बहुत बड़ा लाभ निश्चित रूप से सभी इंडस्ट्रीज को होगा। जीएसटी के अंदर अभी छूट दी, उसका लाभ होगा। लेकिन पहले जीएसटी जो थी वो बहुत छोटे उद्योगों के लिए बड़ी कठिन थी क्योंकि वो कानून पालन करने के लिए जो व्यक्ति थे उनको व्यक्ति इतने होते ही नहीं उनके पास। अभी हुआ क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे आपको कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 2014 में 34% था, 2018 में 34.6% हुआ। इस समय 2020 में अब ये कोविड के चलते सबको प्रोत्साहन देने के लिए 25.17%, 25% टैक्स रह गया, 34 से 25 पर आ गया। लेकिन व्यक्तिगत इनकम टैक्स, एमएसएमई का टैक्स, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप का टैक्स 2014 में 34% था और 2020 में 35.88% है। यानी 15 लाख से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स कुछ बचेगा, अगर ज्यादा कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं बचेगा। छूट 1.5 लाख से केवल 2.5 लाख हुई है और एग्जेम्पशन जो है उसके स्लैब बढ़ गया। लेकिन एग्जेम्पशन भी जो पिछले साल दिया बड़ा हास्यास्पद है कि एग्जेम्पशन आपको लेनी है कि नहीं, आप डिसाइड करिए। आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरिए, उसके बाद में आपको लगता है कि एग्जेम्पशन लेना तो लीजिए, नहीं तो नहीं लेना। हम नहीं आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी योजना उत्तम है। तो इस प्रकार से वास्तव में ये जो छूट कोई नहीं मांग रहा, अगर आप सभी को एक तराजू पे भी तोलेंगे तो एमएसएमई किसी भी समय अधिक अच्छा उपयोग आपको अर्थ दे सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं। इसके अंदर सरकार ने जो नए कानून सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, लेकिन होता है क्या, स्टेट के भी कानून होते हैं, वो कानून छोड़ते नहीं है। तो वहां पर बड़ी कंपनियों में एक डिपार्टमेंट होता है जो सरकारी लोगों को भुगताता है। यानी एक मारवाड़ी ने किसी पुराने जमाने रेड पड़ा था, उसने खाते में खोल के रखा था जानवर है खाता, तो इनकम टैक्स वाले भैया जानवर है खाता क्या? बोले आप जैसे लोग आते तो उनको देना पड़ता है। अभी भी रिफंड आता है तो उसके अंदर सेल्स टैक्स में, जीएसटी में ऐसे लोग बैठे हैं जो बोलते हैं भैया बहुत बड़ा रिफंड आ गया, गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन हमारा क्या होगा? तो ये जो समस्या है, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकार 143 रैंक से लेकर 63 रैंक पर ले आई पिछले 5 साल में, अद्भुत है। लेकिन उसका अधिक लाभ जो होता है वो बड़ी कंपनियों को हो रहा है, छोटी कंपनियों तक पहुंचते पहुंचते बाबू लोग उसको बिगाड़ देते हैं। आपने जैसे लोन की बात की,
मैं आपको लोन के बारे में बताऊं कि मेरिटोरियम आया, बहुत शोर मचा, मेरिटोरियम आया। अभी कल का आंकड़ा है कि कोविड में 3 लाख करोड़ एमएसएमई को बांटना था, उसमें 1,77,00,000 करोड़ बट गया। जो 44 बटा नहीं है, सैंक्शन हुआ, जो 44 लाख यूनिटों को सैंक्शन हुआ, जिसमें से मिला केवल 1.25 लाख करोड़ मिला और 25.74 लाख एमएसएमई को मिला। और होता क्या है, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आरबीआई ने उसको गारंटी दी नहीं कि आप छोटी कंपनियों को देंगे तो हम आपको माफ कर देंगे, कहीं लोन डूब गया तो। इसमें अनौपचारिक दर से कहा गया कि होटलिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी और निर्माण, कंस्ट्रक्शन, इनको हम नहीं देंगे। लोन पास हो गया तो भी मौखिक रूप से होगा, मिलेगा नहीं। तीसरी बात, अगर ईसीएलजी जो बना है, ये इमरजेंसी फंड गवर्नमेंट का, वो आपको दिया तो आपका जो पुराना लोन था उसके सामने एडजस्ट कर लिया जाएगा। मेरे पास लेटर्स हैं, यानी उसको लेटर आया कि 1,70,000 आपको सरकारी योजना में मिल गया, लेकिन आपका एक लोन आउटस्टैंडिंग है 1,07,000, हमने उसमें एडजस्ट कर लिया। एक हाथ से ले रहे हैं, हाथ से दे रहे हैं, सैंक्शन करते नहीं है। तो जो सरकार की कितनी योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं नीचे आते थे बैंक वाले उसको फ्रस्ट्रेट करने में, बाबू लोग फ्रस्ट्रेट करने में बहुत आगे हैं। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने कहा कि भाई आत्मनिर्भर भारत, उसके 4 पहलू मैं मानता हूँ। एक तो ब्यूरोक्रेसी का अप्रोच, टैक्सेस, रेगुलेशंस और गुणवत्ता। इसमें केवल गुणवत्ता जो है वो कंपनियों के हाथ में है, वो केवल हमारे उद्योग के हाथ में है। बाकी तीनों की तीनों सरकार और उनके बाबू लोग, चाहे राज्य की हो केंद्र की, उनके हाथ में है। तो अगर आपको देश की आर्थिक उन्नति चाहिए तेजी से, यानी एक तेजी से जो वी कर्व की बात हम कर रहे हैं, तो आपको आंख खोल के बिल्कुल हिम्मत के साथ में और बिल्कुल चौकन्ना होके ये उद्योग वाले जो होते हैं उनको इनको जो हल है देना पड़ेगा। कोई मदद नहीं कर रहे आप, जो योगदान है उसके बराबरी का भी उनको सहयोग नहीं मिल रहा, ये एक बड़ी समस्या है। नहीं, आपने जो सबसे अच्छी चीज बताई, तो पहले आपने आंकड़े बताए कि उनका योगदान कितना है और कि हर आंकड़े में 50, 60, 70% था। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि क्रेडिट में उनका एनपीए का जो दर है वो 8 से 12% है, जो बड़े कॉर्पोरेट का 15 से 20% है। मतलब वो एक तरह से, अगर मैं इसको थोड़ा मोरालिटी पर लाऊं, तो मॉरली भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बैंकिंग सिस्टम के लिए। वो अपना लोन लेके चुकाते हैं, बाकी लोग तो हमें पता है कौन कौन कहाँ भाग जाता है लोन लेके। प्रोफेसर वैद्यनाथन कहा करते हैं कि अगर 1 लाख लूं मैं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, अगर मैं 1 करोड़ ले लूं तो बैंक मैनेजर रात को नहीं सोएगा। ठीक कह रहे हैं, जितना बड़ा होता जाता है फिर वो बैंक की तरफ क्रेडिट होता है। और हमने देखा भी है पिछले 5-6 सालों में कितने लोग भाग गए हैं और कितने हमें अब तो एनसीएलटी के थ्रू कभी सेटल हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग आपको एक और एमएसएमई की समस्या बताता हूँ कि कानून बड़े कठिन होते हैं। छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी कानून वही है। फॉर एग्जांपल, आज सबसे बड़ा डंडा जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल का है, ग्रीन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। और आपको पता है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर पिछली यूपीए सरकार ने खूब पैसे बनाए थे, वो सारा मशहूर है, उसके बारे में मोदी जी ने भी कई बार कहा। लेकिन उसमें होता क्या है कि उसको कंप्यूटराइज तो कर दिया आपने, लेकिन एक कंपनी 5 करोड़ की इक्विपमेंट लगा के बैठी है और एक बड़ी कंपनी 50 करोड़ की इक्विपमेंट लगा के बैठी। पोल्यूशन के रूल वही है। यानी अगर आपके यहाँ पर कोई गटर के अंदर कोई रंग दिख गया, कहीं केमिकल दिख गया, तो जो फाइन उसका है वही फाइन आपका है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल वाला आता है और आपके यहाँ जो उसने 2-4 टिक कंप्यूटर मार गया तो आपकी पूरी बंद हो गई, उसको चलाने के लिए 1 महीने से अधिक आपको लग सकता है। खुद मेरा अपना पर्सनल हुआ है, हमारे परिवार के अंदर उसको 1 महीना जयपुर के चक्कर काटने पड़े, तब जाके उसकी कंपनी शुरू हुई। और चाहे आपका 5 करोड़ का इक्विपमेंट है या 50 करोड़ का है, पोल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट उतना ही महंगा है। तो अगर आप अपेक्षा करेंगे कि छोटी कंपनियां 5 करोड़ की, 7 करोड़ की कंपनियां वही इक्विपमेंट लगाएंगी जो बड़ी कंपनियां लगाएंगी, तो ये एक डंडे से सबको नापा नहीं जा सकता। एक बड़ी समस्या जिसके ऊपर अब तक सरकार के लोग ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन देना चाहिए। क्योंकि मैंने ये जो तकलीफ है, मैंने वापी की सुनी है, मैंने जयपुर की सुनी है, मैंने भिवाड़ी की सुनी है। यानी सारे भारत में कानून सेंट्रल है पोल्यूशन का, लेकिन छोटे और बड़े उद्योग के अंदर फर्क नहीं किया जा रहा है। इसके कारण छोटे उद्योगों को बहुत बड़ी मार और बहुत बड़ा एक प्रेशर उनके ऊपर रहता है, और कंपनी कभी भी बंद होती है उसके बाद में खूब मशक्कत करके, बहुत पैसे खर्च करके उसको दोबारा नए से शुरू करना पड़ता है। और सबके लिए एक ही कानून इस इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए क्या, ये एक सोचने की बात है। ऐसी और भी क्या रूल है, लेकिन एक बड़ा रूल है जो जिसके जैसे लेबर का मैंने बताया बहुत बड़ा सुधार हुआ है, ऐसे और भी सुधार होंगे। लेबर की तो मैं भी टीवी डिबेट्स में गया पिछले 2-3 दिन में, वो जो 300 वाले रूल पे लोग बहुत हाय तौबा कर रहे हैं कि वो 100 से 300 ही कर दिया। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, उससे ओवरऑल राजस्थान में वो काफी समय से हो रखा है और उससे ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ी है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। देखिए ओवरऑल अगर डर दूर होगा तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगा, ज्यादा आदमी खोलेंगे, वो खुल के होगा तो आदमी बढ़ाएंगे आप।
आपको पता है कि गारमेंट के ऑर्डर आए हैं तो आप 3 महीने के लिए कारीगर रखोगे, जैसे ऑर्डर पूरा आपको उसको कहोगे ठीक है अगले महीने फिर बुलाएंगे, तो आवश्यक है ना, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है तभी तो रोजगार मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा सोशल, एक थोड़ा जनरल क्वेश्चन पूछा जाऊंगा रतन जी, ये ऐसा हुआ क्योंकि हमने मतलब इंडस्ट्री को, या छोटी इंडस्ट्री या बड़ी को भी, यहाँ पे मैं दोनों के लिए बात करूंगा, एक चोर की तरह समझा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बाय डिफॉल्ट वो चोर है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो, जो थोड़ा मुझे वो गुरु पिक्चर में भी दिखाई देता है कि कैसे आपने लाइसेंस परमिट राज में हुआ। तो ये सोशली मुझे थोड़ा सा सोशल साइंस बताइए कि 1947 के बाद और अब जाके वो लेबर कंट्रोल हट रहा है, अब जाके वो हम किसान को कह रहे हैं कि तुम भाई अपनी मंडी के बाहर भी बेच सकते हो। तो हमने इतना कंट्रोल फ्री क्यों थे हम लोग, या ये सोशलिस्ट जो हमारा हैंगओवर है वो है? इसमें थोड़ा सोशल कमेंट्री करिए कि ऐसा इस स्थिति में हम आ क्यों गए कि हमने व्यापारी को चोर क्यों समझ लिया, जबकि वही जॉब क्रिएट कर रहा है। सरकारी जॉब तो 2-3% है बस। देखिए, ये जो हैंगओवर है मार्क्सिस्ट थियरी का है, सोशलिज्म का है, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट चोर है। कैपिटलिस्ट जो है वो सरप्लस लेबर का, जो सरप्लस पैदा होता है उसका सारा प्रॉफिट वो खाता है, लेबर को कुछ नहीं मिलता, एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये जो थियरी बनी थी मार्क्स की, जिसके बेस पे सोशलिज्म आया, जिसके बेस पे सेंट्रलाइज इकोनॉमीज आई, तो वो जो कैपिटलिस्ट खाता था वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खाने लग गए। लेकिन एक कंट्रोल हाथ में आने का जो आनंद मिलता है, और उसके जो बहुत बड़ा चार्म था नेहरू जी को, जो जब वो वहां जाकर आए रशिया में, तो इतने फैन हो गए उनके टॉयलेट को देख के, बोले जितना टॉयलेट तुम्हारा साफ है उतनी तुम्हारी फैक्ट्रियां साफ नहीं होती। तो हमको तो सोशलिज्म लाना, लेनिन बड़ा महान, स्टालिन महान, ये सारी जो समस्याएं आई उसके कारण भारत में एक तरफ तो हमने कह दिया सोशलिस्ट इकोनॉमी, फिर उसको बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी हम आपको काम करने देंगे लेकिन आपका गला हम हमेशा दबा के रखेंगे। हम लाइसेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, आप कार कितनी बनाओगे, आप कितने स्कूटर खरीदोगे। जिन्होंने अब बचपन देखा है हमारे जैसे लोगों ने, मुझे बुक करा के जाना पड़ता था स्कूटर, और फिर आता था कि घर में इस बात का मिठाई बढ़ती थी कि स्कूटर हमारा अप्रूव हो गया। हमने किससे अप्रूव हो गया भाई? अगर टेलीफोन आता था पहले प्लग लगता था 6 साल बाद, 2-2 4 3-3 साल बाद में वो प्लग लगा के टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट छोड़ के जाता था। हर 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 कदम पे पैसे होते थे। तो कंट्रोल के कारण जो पावर आई पॉलिटिशियंस के पास में कि आपको लाइसेंस हम दे सकते हैं, उसमें आप खरीदोगे हमको भी कुछ दोगे, तो एक बड़ा रिश्वतखोरी का बहुत बड़ा अड्डा बना, और ये कहना बन गया कि कैपिटलिस्ट चोर है। सारा धन जो है वो कैपिटलिस्ट बनाएगा, और सारा जो एसेट वो कैपिटलिस्ट क्रिएट करेगा। इसके अंदर बहुत अच्छा, अगर मार्क्स का तोड़ चाहिए आपको तो एन रैंड की किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए हमारे लोगों ने, कैपिटलिज्म के बारे में। वो सत्य नहीं है हमारे भारत के अंदर, हम तो उसके एक अलग मार्ग ढूंढते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ उन्होंने कहा कि सब कुछ है और लेबर है, दिमाग का आदमी का कुछ नहीं है, दूसरी तरफ एन रैंड ने कहा आदमी का दिमाग बाकी कुछ नहीं लगता, केवल दिमाग लगता है, जबकि हमने कहा हृदय भी लगता है। तो जब हमारी इकोनॉमी ने हृदय छोड़ दिया, हमारी इकोनॉमी ने, जिसको मैंने कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने चिति की बात की, कि जिसके अंदर हम व्यक्ति को आजादी दें, वो अपना काम करे, ईमानदारी से काम करे, जो ईमानदारी से काम करे उसको छूट मिले, जो ना करे वो दंड ले। होता क्या कि आप टैक्स ज्यादा भरते हैं तो आपके ज्यादा इंक्वायरी आती है, अगर आपका नुकसान हो गया, आपने टैक्स कम भरा तो आपने कम क्यों भरा। ये जो विचित्र एक सोशलिस्ट मॉडल बना था, वो जाते आते हैंगओवर समय लगेगा। जो अभी ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा बदल जो ला रहे हैं मोदी जी, उसमें इसकी कुंजी है। जब तक सोच ब्यूरोक्रेसी की नहीं बदलेगी कंट्रोल करने की, जैसे मैंने कहा, आप एक कंट्रोल हटाएंगे दूसरा जोड़ देगा, वो कहीं ना कहीं एक लूप होल छोड़ देगा, जिसके कारण आपके दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, आपको सवाल खड़े कर सकता है। आप ऑनलाइन कर दीजिए पोर्ट का सिस्टम, आपकी फाइल नहीं खोलेगा। आप टैक्स रिफंड मांगे, उसकी फाइल रोक देगा। कहीं ना कहीं अपना वो डाल के रखेगा ताकि उसको उसका हिसाब किताब बना रहे। वो जब तक पूरा कल्चर चेंज नहीं होता, वो एक पूरा जो एक स्टील फ्रेमवर्क जो था सड़ गया है, उसको जो मोदी जी ने बहुत बड़ा अभी नया अभियान चलाया है, उसके द्वारा ही जाएगा, वरना बड़ा कठिन है। नए जो नए आईएएस ऑफिसर आते हैं उनकी सोच अलग है, लेकिन वो पुरानों के साथ रहेगा, उनको भी वो सब सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो हमारा जो एक कंट्रोल फ्रीक का आपने जो कहा वर्ड यूज किया, ये 1947 की सोशलिज्म के सपने और मिक्स्ड इकोनॉमी का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बुरी चीज से एक और बुरी चीज जोड़ दी तो अच्छा तो कुछ होने वाला था ही नहीं। तो इसके कारण उसका दंड हम भुगत रहे। जो 91 में उसका एक थोड़ा समझे कि थोड़ा बदलाव शुरू हुआ, और उसका बहुत बड़ा परिवर्तन 2004 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में हुआ, और वो चलता रहा, चलना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टी का इसमें भेद नहीं हो सकता। लेकिन उसमें जो छोटा उद्योग है, छोटा दुकानदार है, उसको जब छूट देंगे हम, उसको अपना काम शांति से करने देंगे, तो वास्तव में अपनी ग्रोथ होगी। पिछले 2014 से हम एमएसएमई के बारे में काफी चीजें सुनते रहते हैं, और जितने भी ये ट्रेड बॉडीज हैं, चाहे फिकी है, एसोचैम है, इनमें भी एमएसएमई के अलग से यूनिट्स हैं। क्या क्या बदलाव आया है पॉजिटिव तरफ कुछ भी पिछले 5-6 साल में? ऐसी शायद कुछ बैंकों पे अटक गया हो, कुछ ब्यूरोक्रेसी पे अटक गया हो,
लेकिन पॉलिसी लेवल पे क्या बदलाव आया है रतन जी, एमएसएमई के जो फायदे में है? देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कभी भी बड़े उद्योग के अंदर छोटा आप एसोसिएशन बनाएंगे उसको जगह नहीं मिलती। मैं नेस्कॉम का उदाहरण देता हूँ, मैं आईटी इंडस्ट्री में था काफी साल, 30 साल मैं आईटी इंडस्ट्री में था। नेस्कॉम चलाने वाले, आउटसोर्स करने वाले लोग जो केवल लेबर आर्बिट्राज करते थे, जिसको अगर चालू भाषा में कहा जाए तो साइबर कुली जिसको हम कहते हैं, लेकिन लेबर आर्बिट्राज बोलेंगे इज्जत के साथ, ऐसे लोग सारा चला रहे थे जिनका एमएनसी से संबंध था। वहां पर हमारे जैसे खुद के छोटे सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी फीस इतनी थी कि वहां पर मेंबर बन नहीं सकते। आप सीआई की मेंबरशिप भरने के लिए जितनी फीस आपको चाहिए, तो आप बोलेंगे यार मैं तो कुछ और काम कर लूंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है सारा, वो कोई भी एसएमई को सपोर्ट नहीं करता। और इसके कारण जब वो अपना बात रखने जाते हैं तो बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े जो रोबदार व्यक्ति, उनके सामने उनकी बात होती नहीं, उनको अपने ही लॉबी बनानी पड़ेगी, उनको अपनी ही ताकत खड़ी करनी पड़ेगी, तो उनकी बात सुनी जाएगी। ऊपर से नीचे आते आते समय लगता है। जो मैं, जैसे मैंने कहा कि आप कोई विषय रखते हैं, जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी के बारे में सुनने की तैयारी शुरू में सरकार की नहीं थी। उसको जब पता चला कि गड़बड़ है, 6 महीने बाद जाके उन्हीं लोगों को जिनको खड़ा नहीं कर रहे थे उनसे दोबारा सलाह लेनी पड़ी, उनको पूछना पड़ा कि समस्या क्या है। समस्या सीधी थी कि इतने कॉम्प्लेक्स जो रूल बनाए थे, जो इतने कॉम्प्लेक्स नियम बनाए गए थे, वो एक छोटी संस्थान वाला उसको अगर चलाना चाहते, एक व्यक्ति उसको केवल इस काम के लिए रखना पड़ेगा। नेट के ऊपर आपको भरना है, लेकिन नेट तो पहाड़ों में चलता नहीं, रेगिस्तान में चलता नहीं। नेट पे रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? आप रिटर्न फाइल करते करते सर्वर हैंग हो गए, जिसकी गारंटी ली थी कंपनी ने पूरी नहीं हुई, तो हैंग हो गया तो भी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। इस तरह का जो जिसको कह सकते हैं हृदयहीनता जो है ना हमारे अंदर, हमारी व्यवस्था में, वो सबसे बड़ी चुनौती है कि सेंसिटिव ईयर टू द पीपल हु डोंट हैव द रिसोर्सेज। ऑनलाइन बड़ी अच्छी बात है, आपको पता फाइल कई बार अपलोड नहीं होती, और उसके बाद में आपको 3 तरह के रिटर्न फाइल करने थे। अभी इस तरह की समस्या को सुनते सुनते 6 महीने निकल गए। आपको आश्चर्य होगा, मलेशिया में जब आया है जीएसटी, उन्होंने 6 महीने तक जीएसटी ओपन एंड रखा था, जिसको जो करना करो, ट्रायल करो, भरो, टेस्ट भरो, जो करना करो, नहीं भरना मत भरो। उसको बाद में फाइन ट्यून करते करते 6 महीने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, हमारी डेडलाइन है, हमने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद में वो अगर सेंसिटिविटी होगी, तुरंत उसका इलाज हो, तो वो इलाज होता है। वरना आप कहेंगे आपको छूट दे रहे हैं, जैसे मैंने, छूट तो मिली नहीं कोई। आप जिस तरह की बात करते हैं वो छूट तो मिलती नहीं। तो सरकार के अंदर एमएसएमई की जैसे मिनिस्ट्री अब एक पावरफुल मिनिस्ट्री बनी है, उसका और फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेफिनेटली आपस में सहयोग होता होगा। लेकिन ये जो व्यक्ति अपनी बात पहुंचा ही नहीं सकता, यानी मेरे पास होटल इंडस्ट्री वाले की जो मैंने लेटर बताया, मुझे लेटर आया कि लेटर आगे पहुंचा दीजिए, कोई हमारी सुन नहीं रहा। सुनवाई की जगह और बढ़नी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो पॉलिसी हम बना रहे हैं उसका फायदा सभी को होगा। ठीक कहा कि चाहे वो फिकी हो, एसोचैम हो या नास्कॉम, इनके अंदर यूनिट तो है एमएसएमई की, लेकिन उनको उतनी आवाज नहीं है। मतलब वो हाई टेबल पे नहीं पहुंच पाते हैं, और आवाज और डिस्कोर्स, या जब भी आपने ठीक भी कहा, बजट भी जब आता है तो कुछ बड़े जो 4-5 चर्चित चेहरे हैं उन्हीं की कमेंट्री दिखती है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो आपने आज डिटेल में बात करी कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई का क्या योगदान है, एमएसएमई किस तरह से ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है एक लोन के प्रति, एम्प्लॉयमेंट के नंबर भी आपने बताया कि वो एमएसएमई किस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। मेरे ख्याल से एक अच्छा सार्थक डिस्कशन रहा, और मैं आपको बुलाता रहूंगा इस तरह की चर्चा के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी।